A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty, Mohit Mittal, and the chapter and the unit which we are going to start today is your kinematics, and that your chapter motion in 1D. तो आज से हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे और उसके अंदर हम शुरू करेंगे पहले मोशन इन 1D. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक दैट इज योर मोशन इन 1D. तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हमको करना क्या है यहाँ पर ना, ठीक है ना. तो बेसिकली जो हमारी जो यूनिट है, मेन यूनिट है, दैट इज योर मैकेनिक्स. जो हमारी यूनिट है बेटा, कौन सी यूनिट है, हम शुरू करने जा रहे हैं मैकेनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ फिजिक्स दैट इज योर मैकेनिक्स. जो आपकी पूरी वॉल्यूम 1 है एनसीईआरटी की, दैट इज योर ओनली बेस्ड ऑन मैकेनिक्स ओनली, ठीक है ना. दैट इज बेस्ड ऑन योर मैकेनिक्स यूनिट ओनली. इस मैकेनिक्स के कुछ पार्ट किए गए हैं. तो व्हाट इज मैकेनिक्स समझेंगे. मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the cause and effect of motion of a particle. Mechanics is a branch of physics which deals with the cause and effect of motion of a particle, rigid body या फिर deformable bodies. तो ध्यान रखना, mechanics is a branch of physics which deals with the cause and the effect of a motion. Cause and effect of the motion. Cause मतलब motion क्यों हुआ, है ना. हुआ तो क्यों हुआ, उसके क्या इफेक्ट्स आए, क्या दिक्कतें आई, क्या फायदा मिला, ये सब क्या पढ़ेंगे, सब कुछ मैकेनिक्स में पढ़ेंगे. तो मैकेनिक्स को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना. दो पार्ट कौन से आपके, एक तो स्टैटिस्टिक्स, एक है बेटा आपका स्टैटिस्टिक्स, और एक बेटा है आपका डायनामिक्स. एक बेटा पार्ट है आपका डायनामिक्स, ठीक है ना. तो स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. अगर कोई बॉडी एक रेस्ट पर है, रुकी हुई है, रेस्ट पर है, तो जो स्टडी होगी फोर्सेस की और उनके इफेक्ट की ऑन बॉडी, उसको हम बोलेंगे बेटा, उस पार्ट को हम कहां पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं. कहां पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ते हैं. वेयर एज इन डायनामिक्स द ऑब्जेक्ट इज डूइंग मोशन, ठीक है ना. क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट आपका, मोशन कर रहा होता है, ठीक है. क्या कर रहा होता है आपका बॉडी, मोशन कर रहा होता है, और उस बॉडी पर आपके फोर्सेस लग रही हैं. तो उन फोर्सेस का स्टडी एंड उनका इफेक्ट ऑन अ बॉडी डूइंग इन मोशन इज नोन एज बेसिकली योर डायनामिक्स. अब डायनामिक्स के हमने सब पार्ट किए प्यारे बच्चों. हमने क्या किया, डायनामिक्स के सब पार्ट किए, और पहला पार्ट निकाला बेटा आपका काइनेमेटिक्स, और दूसरा है बेटा काइनेटिक्स, ठीक है ना. काइनेमेटिक्स और ये काइनेटिक्स. तो बेसिकली ये हमारा ट्री है. बेसिकली क्या है बेटा, हमारा ये ट्री है चैप्टर, मतलब पूरे यूनिट का फिजिक्स में. मैकेनिक्स के दो पार्ट स्टैटिस्टिक्स और डायनामिक्स के दो पार्ट काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स. तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स देखते हैं. तो काइनेमेटिक्स में क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे. काइनेमेटिक्स बेसिकली होता क्या है, साइंस ऑफ मोशन. काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली साइंस ऑफ मोशन. और यहां पर हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं एक बॉडी के बारे में जो मोशन कर रही है, बॉडी के बारे में जो क्या कर रही है, मोशन कर रही है. बट विदाउट गोइंग इनटू कॉज ऑफ मोशन. हमें मतलब नहीं है मोशन कैसे हुआ. वी डोंट हैव टू डील विद मोशन कैसे हुआ. मोशन हो रहा है, काफी है. मोशन हो रहा है, दैट इज इनफ. हमको मतलब नहीं है कि मोशन के पीछे रीजन क्या होगा, बॉडी क्यों चली होगी, हमें मतलब नहीं है. तो हम यहाँ पर कोई भी फोर्स की बात नहीं करेंगे. We will not talk about any force talk type quantities over here. We are just going to deal with motion. हो रहा है, अच्छी बात है. इसी के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना. और काइनेटिक्स की जब बात आएगी आपकी काइनेटिक्स की बात आएगी, तो आप क्या बातें करेंगे वहां पर, बात करेंगे हम कॉजेस की. कॉजेस मतलब मोशन हुआ, पर क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ. तो उसकी हम बात करेंगे बेटा काइनेटिक्स में, जो मतलब कि फोर्सेस के बारे में और किसके बारे में, टॉर्क के बारे में, ठीक है ना गाइस. ये हम यहाँ पर दो चीजें आपको लेके चलेंगे. तो ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई. तो अभी जो हम चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे दैट इज योर काइनेमेटिक्स. जो हम चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं वो अभी क्या है, हमारा काइनेमेटिक्स है. कौन सा चैप्टर है बच्चों, ध्यान से बताओ पूरा फटाफट से. काइनेमेटिक्स, ठीक है. काइनेमेटिक्स मतलब मोशन, स्टडी ऑफ मोशन without going into its cause, study of motion without going into its cause, ठीक है ना. ओके गाइस,
छोटा सा आपको मैंने इंट्रो दिया है मैकेनिक्स के बारे में और उनके सब पार्ट्स, और चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ऑफ काइनेमैटिक्स, उसके सब पार्ट हैं बेसिकली। अब देखो, अब काइनेमैटिक्स के ना सब पार्ट किए गए हैं, मैं आपको अभी लिखवा देता हूं, कभी आपको दिक्कत ना है, इसलिए आप ध्यान रखें। काइनेमैटिक्स के सब पार्ट हैं, ठीक है ना। सब पार्ट कितने हैं? 3 पार्ट हैं सब। काइनेमैटिक्स को 3 सब पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट होता है, हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलते हैं बेटा हम? रेक्टिलिनियर मोशन, जिसको आप बोलते हो बेसिकली, जिसको आप बोलते हो स्ट्रेट लाइन मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब क्या होता है? रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन मोशन। एंड अनदर वन इज योर प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा बच्चों? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो दैट इज योर मोशन इन 2D। देखेंगे हम सब चीजें ना। और हम अगर तीसरा होता है बेटा आपका बेसिकली रिलेटिव मोशन। कौन सा बच्चों? रिलेटिव मोशन। कौन सा? रिलेटिव मोशन। बट एनसीईआरटी में इन्होंने 3 ऐसे पार्ट ना करके उन्होंने 2 पार्ट करें। 2 पार्ट कैसे करें उन्होंने? ये पार्ट नंबर ए, ये बी और ये सी। तो हम पहले क्या करेंगे? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम एक बार पढ़ते हैं ए और सी को एक साथ, फिर हम पढ़ते हैं चैप्टर 4 में बी और सी को एक साथ, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप रेक्टिलिनियर मोशन, रिलेटिव मोशन का कुछ पोर्शन एक साथ पढ़ोगे, और 4th चैप्टर, योर चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिव मोशन को कंबाइन करके आप एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इट इज अ लॉन्ग चैप्टर, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आपको अभी क्लियर नहीं होगा तो आपको आने वाले टाइम, दैट इज इन योर 11th क्लास, इन योर 12th क्लास, इनफैक्ट बहुत दिक्कत आने वाली है। बेसिक चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़ना है, इसको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। और इसके लिए, इस चैप्टर के लिए आपको नीडेड क्या है? मैं आपको पहले बता चुका हूं। नीडेड आपको क्वांटिटीज क्या याद होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको पूरा वेक्टर थॉरोली आना चाहिए। यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका कैलकुलस, जो मैंने आपको पढ़ाया था, मतलब बेसिकली मैथमेटिकल टूल। आपको पूरा का पूरा मैथमेटिकल टूल ऑन फिंगर टिप्स होना चाहिए, सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स ऑफ योर काइनेमैटिक्स। जो आप चैप्टर हम पढ़ेंगे आने वाले 20-25 लेक्चर्स, वो उसमें हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये वेक्टर मैथमेटिकल टूल, इसको हम यूज करेंगे, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखें बेटा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। पढ़ेंगे इसको अपने आप से, हमने पढ़ लिया अच्छे से वेक्टर और एम टूल्स, ठीक है गाइस, हमने पढ़ लिया है, बस इसका अब मैं एप्लीकेशन यूज करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर विद हेडिंग काइनेमैटिक्स। सब लोग बढ़िया सी हेडिंग डालेंगे, बड़ी बड़ी काइनेमैटिक्स। सब लोग हेडिंग डालो बढ़िया सी एक, काइनेमैटिक्स, ठीक है ना। तो पहले बेसिक्स चलेंगे, फिर काइनेमैटिक्स में मोशन इन 1D में तुम्हें हेडिंग डलवा दूंगा, ठीक है ना। तो आओ जरा ध्यान से देखो। तो सबसे पहले ना काइनेमैटिक्स में हम बात करते हैं किसकी? स्टडी ऑफ मोशन की, है ना। किसकी बात करी थी हमने? स्टडी ऑफ मोशन की बात की थी। बट मैं आपसे पूछता हूं, ये हमने डेफिनेशन बोला था, बट मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज रेस्ट। रेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है और मोशन की डेफिनेशन क्या होती है? लेट मी आस्क यू गाइस। तुमने देखा होगा, एक होता है रेस्ट और एक होता है मोशन। कौन बताना चाहेगा व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज मोशन? ठीक है ना। एनीवन जो बोलेगा मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा, जल्दी बोलो। इंटरेक्टिव लेक्चर चाहिए मुझे वाला, बढ़िया से, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। तो बता सकता है मुझे कोई व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज मोशन? तो ठीक है, मैं पूछता हूँ ऋषिक से। ऋषिक बता भाई, रेस्ट क्या होता है? द रेस्ट ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तब होगा जब उसके सराउंडिंग विद टाइम चेंज ना हो रहे हो, और वो मोशन में तब होगा जब विद टाइम उसके सराउंडिंग चेंज हो। अच्छा ठीक है, ओके, तुम्हारा आंसर देख लिया। अब मान लो हम सुनते हैं अरिहंत का आंसर। अरिहंत बोल बेटा। सर रेस्ट पे जब होगा जब कोई रेफरेंस पॉइंट से उसको देखेंगे और वो रेस्ट पे मतलब वो मूवमेंट नहीं हो रही होगी, उसका रेफरेंस पॉइंट से सेम पोजीशन आएगी, और जब रेफरेंस पॉइंट से अलग पोजीशन आएगी तब वो मोशन में रहेगा। बिल्कुल। चलो, तो जैसे मुझे ऋषिक ने बताया, अरिहंत ने बताया, तो चलिए हम थोड़ा सा इसमें आगे मूव करते हैं, समझते हैं इनकी बातों को। बिल्कुल सही बोला आपने, अच्छी बात है। तो बच्चे क्या समझते हैं रेस्ट से? पहली बात तो समझो, कुछ बच्चे समझते हैं कि रेस्ट मतलब रुका हुआ। देखो जनरली टर्म्स मतलब क्या होता है? रेस्ट मतलब होता है रुका हुआ, रेस्ट मतलब बोलते हैं रुका हुआ, है ना। हिंदी में अगर हम बात करें रुका हुआ। और मोशन मतलब समझते हैं बच्चे चल रहा है। मोशन मतलब क्या समझते हैं बच्चे? कि कोई बॉडी चल रही है। हम ये बात चलते हैं, ठीक है ना। तो रेस्ट हो गया रुका हुआ, मोशन हो गया चल रहा। ये हम अपन ने पढ़ा था इन योर स्मॉलर क्लासेस, 9th क्लास 10th क्लास में हमने ये पढ़ा था। बट टाइम के साथ बात कर लो, बात एक ही है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो,
अब मैं आपके पास एक एग्जांपल लेके आ रहा हूं, मैं क्या लेके आ रहा हूं आपके पास, एक कहानी लेके आ रहा हूं, प्यारी सी छोटी सी, है ना, प्यारी सी कहानी सुनेंगे आज। क्या सुनेंगे बेटा? हम प्यारी सी एक कहानी सुनेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर कौन खड़े हुए हैं, ध्यान से सुनना बेटा। यहां पर मैं अपनी क्लास के बाद बाहर आया, मैं अपनी क्लास के बाद यहां पर क्या है बेटा, बाहर आया, और तुम भी यहां पर खड़े हुए हो, तुम यहां पर खड़े हुए हो। तुम मतलब स्टूडेंट्स, तुम मतलब स्टूडेंट्स। कौन है बेटा तुम लोग? ये तुम स्टूडेंट्स हो। और ये कौन है तुम्हारे? एम स्क्वायर सर, एम स्क्वायर मतलब मोहित मित्तल सर, ठीक है ना, एम स्क्वायर सर। और अब हम यहाँ पर खड़े हुए, वी आर एट रेस्ट। अब आप मुझे बताओ, तुम्हारी नजर में मैं भी क्या हूं? रेस्ट पे हूं। ये तुम खड़े हुए, हम सब खड़े हुए, तुम्हारी नजर में एम स्क्वायर सर मतलब मैं क्या रेस्ट पर हूं या मूव कर रहा हूं? जल्दी सोच के बताना, क्या मैं रेस्ट पे हूं या मूव कर रहा हूं? जल्दी बोलो भाई। देखो तुम रेस्ट पे बोलो। अब यहां से क्या होता है, चमकती हुई गाड़ी आती है। यहां पर क्या होता है, चमकती हुई गाड़ी आती है, ठीक है। गाड़ी आई, गाड़ी आई, गाड़ी चली, गाड़ी चली, गाड़ी चली, गाड़ी चली, गाड़ी चली, यहां रुकी। अरे मोहित सर, गाड़ी में से आवाज आई, अरे मोहित सर, ठीक है ना। गाड़ी से आवाज आई कि अरे मोहित सर, ठीक है ना। और इसमें से बाहर निकल के आती हैं हमारी प्रिय आलिया भट्ट जी। कौन निकल के आती है? हमारी प्रिय आलिया भट्ट जी बाहर निकल के आती हैं और वो बोलती है, अरे मोहित सर खड़े हुए हैं, ठीक है ना। कहते हैं मोहित सर आप ऐसे कैसे खड़े हो सकते हैं, आप मेरे साथ कार में बैठिए, आप मेरे साथ कार में बैठिए। तो मैं क्या करता हूँ, कार में जाके बैठ जाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, इस कार में जाकर बैठ जाता हूँ। देख पा रहे हो तुम, गाड़ी में जाके मैं क्या किया बेटा, बैठ गया। किसके साथ? किसके साथ बैठ गया भाई? आलिया भट्ट जी के साथ हम बैठ गए हैं, ठीक है ना। क्या तुमको जलन हो रही है? हाँ होनी चाहिए, जलन हो रही है, जलन हो रही है, हो रही है, अच्छी बात है। जाकर मैं कहां बैठ गया? गाड़ी पर बैठ गया। और अब हम आलिया भट्ट और मैं साथ साथ जा रहे हैं, साथ साथ जा रहे हैं, साथ साथ जा रहे हैं। अब तुम जरा सोच के बताओ प्यारे बच्चों, तुम्हारे रिस्पेक्ट में मैं क्या कर रहा हूं? चल रहा हूं, मोशन कर रहा हूं या रुका हुआ हूं? जल्दी बताओ बच्चों, तुम्हारे हिसाब से मैं क्या कर रहा हूं? मोशन कर रहा हूं, ठीक है। और आलिया भट्ट के हिसाब से तो मैं आंखों में आंखें डाल बैठा हुआ हूं उसके साथ। हाँ ना बेटा, आलिया भट्ट के अकॉर्डिंग तो मैं उसकी आंखों में आंखें डाल क्या कर रहा हूं बेटा? बैठा हुआ हूं। क्या ये सही बात है? तो मतलब आलिया भट्ट के अकॉर्डिंग मैं क्या हूं बच्चों? रेस्ट पर हूं। आलिया भट्ट के अकॉर्डिंग क्या हूं बच्चे? मैं रेस्ट पे हूं। बट तुम्हारे अकॉर्डिंग तो मैं क्या हूं? मूव कर रहा हूं। तुम्हारे अकॉर्डिंग तो क्या हूं बेटा? मैं मूव कर रहा हूं। क्या ये चीज तुमको समझ में आई नहीं आई? तो क्या रेस्ट और मोशन एक रिलेटिव टर्म्स है? क्या रेस्ट और मोशन एक रिलेटिव टर्म्स है? यस और नो? जो डिपेंड करेगी अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग तो एक बार मोहित सर तुम्हारे चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर स्टूडेंट्स, और मोहित सर एक बार आलिया भट्ट की नजरों में नजरें डाल बैठे हुए हैं, और आलिया भट्ट के अकॉर्डिंग क्या है वो? रेस्ट पर है। क्या ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई? तो व्हाट इज रेस्ट और मोशन कैसे डिफाइन करोगे? कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन में होती है क्या? नहीं, कोई भी ऐसी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होती है। मोशन बेसिकली है क्या? अब समझो, मोशन बेसिकली है क्या, समझो। डेफिनेशन लिखो मोशन के लिए। तो मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी गाइस। मोशन क्या है? एक कंबाइंड प्रॉपर्टी, एक ऑब्जेक्ट की और साथ में ऑब्जर्वर की, ठीक है ना। मोशन क्या है आपकी? एक प्रॉपर्टी है। किसकी बेटा? इट इज अ प्रॉपर्टी, कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर। चलिए डेफिनेशन लिखेंगे सब, डेफिनेशन लिखिए सब। मोशन इज अ, सब लिखो फटाफट से डेफिनेशन। मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी of an object and observer ठीक है ना। ओके गाइस, तो हम यहां पर अब लिखते हैं मेन डेफिनेशन कि किसी बॉडी को कब बोला जाएगा वो मोशन में है? किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन योर मोशन, ठीक है ना। तो लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट
लिखिए बेटा फटाफट से, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, is said to be in motion with respect to a observer, with respect to a observer if its position if its position changes, if its position changes with respect to observer, with respect to observer। तो मतलब क्या, एक बॉडी रेस्ट पे भी हो सकती है और एक बॉडी आपके मोशन में भी हो सकती है। आपको ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बातें करनी है बच्चों। किसके रिस्पेक्ट में बातें करनी है आपको? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बातें करनी है। और टाइम तो यार, टाइम तो आप लेके चलेंगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना, तो उसमें तो परेशानी नहीं होना आपको, ठीक है गाइस, ठीक है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर हम यहां बात करेंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी आपको क्लियर हो गया, इज द एग्जांपल क्लियर टू यू? ठीक है। अब देखो यहां पर जो हमने हेडिंग डाली थी कि काइनेमेटिक्स के बेसिकली 3 पार्ट हुए थे, तो उसमें से एक पार्ट कौन सा था आपका, याद करो, रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोला था मैंने? रेक्टिलिनियर मोशन। मैंने क्या बोला था आपको? 3 पार्ट हुए थे काइनेमेटिक्स के, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। तो व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन? ध्यान से देखते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या है। अभी आज थोड़ा सा जो लेक्चर है ना, वो थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड चलेगा, मैं पहले बता दूं। एक दिन के बाद बढ़िया मजा आएगा, थोड़ा थ्योरी बेस्ड चलेगा, मैं पहले बता दूं। आज बेसिक चैप्टर है आपका, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक्स आप हम कर रहेंगे, ठीक है ना। तो चलो रेक्टिलिनियर मोशन देखो क्या होता है। इन दिस मोशन, अगर बॉडी तुम्हारा स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, इफ अ बॉडी इज डूइंग स्ट्रेट लाइन मोशन, या फिर बोलेंगे मोशन इन 1D, तो हम बोलेंगे इसको रेक्टिलिनियर मोशन। तो बेसिकली क्या होता है, इट इज अ मोशन along, it is a motion along a straight line, it is a motion along a straight line, it is a motion along a straight line or in one dimension, और इन 1 डायमेंशन, दैट इज हम इसे बोल सकते हैं 1D। इसको हमने क्या बोल दिया बेटा? 1D हमने बोल दिया है, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी बेटा? बोलो भाई। जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है? एग्जांपल क्या हो सकता है? मोशन ऑफ इंसेक्ट ऑन अ वायर, और दैट टू स्ट्रेट वायर। एक बिल्कुल स्ट्रेट वायर है और उसके ऊपर एक अगर इंसेक्ट चल रहा है, दैट इज बेसिकली योर रेक्टिलिनियर मोशन। वो क्या होगा आपका? रेक्टिलिनियर मोशन होगा, ठीक है बच्चों। इसमें कोई दिक्कत आपको? दैट विल बी योर रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है ना। सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने, एक स्ट्रेट लाइन में गाड़ी चल रही है, 100 मीटर रेस होती है, उसमें भी सीधे सीधे भागते हैं, ठीक है ना। ओके गाइस, चलो आओ अब आगे चलते हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है, सबसे पहले इसमें हेडिंग आएगी, सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज, दैट इज योर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा इसमें तो बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, अभी तो स्पीड तेज ही नहीं करी है, अभी तो मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। तो अपनी स्पीड बिल्डअप करिए आप लोग, यू प्लीज बिल्ड अप योर स्पीड ऑल्सो। नेक्स्ट हेडिंग इज distance and displacement. Next heading is your distance and displacement. Next heading is your distance and displacement. चलो यार, डिस्टेंस के सब तुम बचपन से पढ़ते हैं, फटाफट से इसको कवर कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, इसको फटाफट से हम कवर करते हैं। तो चलिए डिस्टेंस, सबसे पहले क्या हेडिंग आएगी बेटा हमारे पास? डिस्टेंस। तो बताओ व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ, ये सब पता है यार आपको, है ना, टोटल लेंथ ऑफ
path covered, total length of path covered is distance, is basically your distance, ठीक है ना। तो मान लो आपके पास दो पॉइंट है, सी यू हैव एट पॉइंट ए और एक पॉइंट है आपका बी। तो हो सकता है आप सीधे सीधे मूव, आप यहां पर ऐसे मूव करके देखो, देखो यहां पर कैसे गए, एक पाथ आपने ये लिया, मान लो एक पाथ आप ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो इसके अलोंग जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो आपने d1 बोला, कितना बोला आपने डिस्टेंस, यहां पर मान लीजिए d1 बोला, कितना बोला भाई d1 बोल दिया, यहां कितना बोल दिया d2 बोल दिया। तो व्हाट इज d1 d2, अब ये बताओ क्या d1 d2 सेम है अलग है, d1 d2 क्या है, दोनों ही बेटा डिफरेंट है ना, ये दोनों ही क्या बेटा डिफरेंट है, अलग अलग है ना यार d1 d2। हो सकता है कोई बच्चा यहाँ गया ऐसे तो घूम घाम के आया पूरा, ठीक है ना, तो डिफरेंट हो गया बेटा डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस टोटल पाथ ऑफ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड इज डिस्टेंस। अच्छा ये कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर या वेक्टर, छोटी छोटी चीजें जल्दी बता दो, तुम बचपन में पढ़ के आ चुके हो, जल्दी जल्दी लिख लेंगे इसको हम। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट, ऐसा यूनिट, जब भी यूनिट की बात करेंगे तो ऐसा ही लिखेंगे, क्या होती है मीटर, क्या होती है बच्चे मीटर। और डायमेंशन क्या लिखते हैं हम इसका, एल, डायमेंशन लिखते हैं बेटा हम इसका एल लिखते हैं, ठीक है ना, एल लिखते हैं बेटा। तो छोटा सा डिस्टेंस टॉपिक, नाउ ये पता है इसलिए, ठीक है ना, इसलिए आपको मुझे लगता नहीं इसमें ज्यादा हमें टाइम देना चाहिए। बताओ इसमें और ज्यादा पढ़ेंगे क्या, चलो आओ। तो डिस्प्लेसमेंट पर पढ़ना जरूरी है, ये भी नहीं सर नहीं पढ़ेंगे, है ना, पढ़ना तो जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट बेटा देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, shortest distance from initial point to final, या पोजीशन लिखो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, पॉइंट की जगह पोजीशन लिखो, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल is called displacement, is known as displacement, ठीक है ना। मान लीजिए आपकी इनिशियल पोजीशन है, यू हैव एन इनिशियल पोजीशन ए क्या पॉइंट है हमारा इनिशियल, देखो यहीं पर हमें लिख रखा है ना हमने, ये हमने इसी को बोला ए को बेटा इनिशियल पॉइंट, और बी को हमने क्या बोला रखा बेटा अपना फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन आ गया। तो आपको एक सीधा इनके बीच की जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगी, क्या यही लाइन होगी, क्या इनके बीच के जो लाइन डिस्टेंस होगी मिनिमम डिस्टेंस, क्या यही होगी बेटा इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में, देखो भाई क्या ए और बी के बीच में यही आपकी मिनिमम डिस्टेंस होगी। तो आपने इसी को क्या बोला बेटा, आपने बोला डी, ठीक है ना, ये डी। तो ये डी ही क्या है आपका, जो क्रेडिट कर मैंने डी बनाया है, ये क्या आपका शॉर्टेस्ट पाथ है, लेंथ है या फिर डिस्टेंस है, और इसी को हम बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट, इसी को बोलते हैं हम अपना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है ना ये। अब इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी, प्यारे बच्चों स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो काम ज्यादा काम कम, वेक्टर क्वांटिटी है तो काम ज्यादा काम कम, काम ज्यादा सर, ठीक है ना। तो बेसिकली आप लिखते हैं इसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन बताओ, अलोंग लाइन, along line joining initial to final position, ठीक है ना। मतलब कि फाइनल पोजीशन पे हेड आएगा, ये याद रखना है ना तुम्हें, फाइनल पोजीशन पे क्या आता है आपका, याद है हेड, और इनिशियल पोजीशन पे क्या आता है बेटा आपका
टेल, और ये एरो विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है ना, दिस एरो विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है ना गाइस, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है ना, और तुमको ये तो पता ही है ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, मीटर होगा। ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा, मीटर होगा। और डायमेंशन कितने होंगे, एल के बराबर होंगे। वी नो ऑल दिस थिंग्स, है ना प्यारे बच्चों, हमको ये सब बातें पता है। ठीक है ना गाइस, ओके, इसमें कोई इशू है नहीं? तो एक सवाल करते हैं, अभी वेट करना है इसको लिखने के लिए क्या मुझको, शुड आई वेट? पहले बच्चों बोलिए, शुड आई वेट और शुड आई मूव? ठीक है, या थोड़ा जल्दी लिखा करो, बहुत धीरे धीरे लिखते हो आप, है ना। चलो भाई आगे चलते हैं, आ जाओ। गोला, गोला बनाएंगे भाई। देखो भाई, आपको एक सर्कल दिया गया है, यू आर गिवन विद एन सर्कल। ठीक है, इस सर्कल पे एक पॉइंट है आपके पास बी, दिस पॉइंट इज बेसिकली योर ए, दिस पॉइंट इज बेसिकली योर सी, एंड दिस पॉइंट, देखो ध्यान से, ये पॉइंट है आपका बेटा डी। ठीक है ना, दिस पॉइंट इज डी, और इस सर्कल का रेडियाई है, सर्कल का जो रेडियाई है, सर्कल का जो रेडियाई है दैट इज योर आर। रेडिया कितना है बेटा इसका, आर के बराबर है। ठीक है ना, आपको मुझे बताना है फर्स्ट पार्ट को आंसर, यू हैव टू टेल मी द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट, फटाफट से बताएंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू ए, मतलब पूरा ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, बताओ भाई डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, जल्दी से आंसर दे दो। ए टू ए मतलब क्या होगा, पूरा घूम गए, कितना आंसर होगा भाई, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, कितना होगा, 2 पाई आर के बराबर। कितना होगा बच्चे, 2 पाई आर के बराबर। एकदम प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन, अगर तुमसे कोई पूछ लिया तो मुझे आना चाहिए। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट। ठीक है, कितना, सेकेंड पार्ट। अरे डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है क्या, यहाँ बेटा डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है, सोचो, तुम तो चले हो ना कुछ तो पाथ चलोगे, तो डिस्टेंस कैसे जीरो हो जाएगा? तो एक जो बच्चा पूछ रहा है ऐसा डिस्टेंस जीरो, तो वो गलत है ना, सोचो, बताओ भाई। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू, मतलब ए टू ए, ए टू ए, और ध्यान रखना कैसे चले, ए से पहले बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, फिर डी से ए आए। बताओ भाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ए टू ए मतलब क्या, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो मतलब जीरो। तो जीरो को हम कैसे लिखूंगा, क्या नल वेक्टर? बेटा आंसर क्या आएगा इसका, नल वेक्टर। नल वेक्टर याद है, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर बोलो या फिर जीरो वेक्टर बोलो, बात तो बच्चे एक ही है, बात तो प्यारे बच्चों क्या है, एक ही है। यस और नो बोलो भाई, ठीक है ना। चलिए सर, तो आपको लगा होगा कि नल वेक्टर हमने पहले पढ़ा था एक बार। अगला पार्ट करते हैं क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट। दैट इज द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट बताओ, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट या डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। बस ए से बी डायरेक्टली गए हैं, हम ए टू बी डायरेक्टली गए हैं, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सॉरी डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल डायरेक्टली फ्रॉम ए टू बी, ए से बी गए, बताओ कितना वैल्यू आएगा। ए से बी गए, जल्दी बताओ आंसर कितना आएगा, तुम जीएटी सॉल्व कर सकते हो यार, ये मैथमेटिक्स का सवाल है एक तरह से। डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होगा यार, क्या ये पूरा डिस्टेंस जो हम चलेंगे इधर इस ट्रैक पे चलेंगे ए टू बी, दैट इज कितना होगा, आंसर कितना लिखोगे तुम, पाई आर बाय 2 के बराबर, है ना भाई।
भाई 2 पाई आर पूरा होता है उसका 1/4 ही तो पार्ट होगा ना ए टू बी, तो कितना होगा पाई आर बाई 2। कितना होगा भाई पाई आर बाई 2, कितना होगा पाई आर बाई 2। देखो ए टू बी देख पा रहे हो ना, पूरा 90 है बेटा, नहीं समझ में आ रहा, नहीं दिख रहा क्या? देखो देखो ध्यान से, मैंने फिगर बनाई इतना पाई आर बाई 2, ठीक है। अच्छा अब आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट ए टू बी का। नाउ सॉल्व द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। डिस्प्लेसमेंट ए टू बी, जल्दी बताओ, छोटा पार्ट है डिस्प्लेसमेंट ए टू बी। बेटा मैग्नीट्यूड तो दे रहे हो, बट क्या तुम लोग ये ध्यान रखो, क्या तुम लोग डायरेक्शन देना भूल नहीं रहे हो? डिस्प्लेसमेंट क्या डायरेक्शन नहीं होती थी? क्या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की बात करेंगे नहीं करेंगे? तो क्या मुझे एक चीज सोचिए बताओ, क्या मैं इनिशियल पॉइंट ऑफ फाइंड पॉइंट को ज्वाइन करूंगा? इनिशियल पॉइंट ऑफ फाइंड पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो ये मेरा होगा बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस विल बी माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये वैल्यू तो आपको निकालनी आती है, अगर ये आर है ये भी आर है तो इसका मैग्नीट्यूड बराबर कितना होगा बेटा सीधे सीधे √2r। तो वैल्यू कितनी आएगी √2r, कितना वैल्यू आएगा √2r। और √2r के साथ डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी बेटा, व्हाट इज द डायरेक्शन, कितना होगा कॉड ए टू बी। अभी मैंने कॉड ए टू बी लिख दिया सीधे सीधे, क्या लिख दिया मैंने बेटा सीधे सीधे कॉड ए टू बी लिख दिया। अदरवाइज आप ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप ये एंगल्स भी निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पर अगर हम याद करें नॉर्थ होता था या ईस्ट होता था 45 डिग्री करके, ठीक है भाई। तो अगर आप यहाँ देखोगे नॉर्थ होता है जनरली, अगर मैं दे दूं ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा और ये साउथ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन कितनी होगी, यही डायरेक्शन। वेक्टर है तो वेक्टर को क्या मैं आगे शिफ्ट कर सकता हूँ, तुम्हें याद है क्या कि वेक्टर में ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ, यस और नो। तो डायरेक्शन कितनी हो गई है सीधे सीधे नॉर्थ वेस्ट। और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा बेटा 45 डिग्रीज बिकॉज इट इज 90। तो हम क्या लिखेंगे बेसिकली √2r नॉर्थ वेस्ट, √2r नॉर्थ वेस्ट, या फिर और 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है ना। ये हमने तरीके आपको सिखाए थे इन योर वेक्टर्स, इन योर वेक्टर्स। फोर्थ पार्ट चलो भाई फोर्थ पार्ट बता दो। डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी, डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी, भाई ए टू सी आना है आपको, ए टू सी आना है, ए से बी से सी, है ना, ये याद रखना ए टू बी फिर बी से सी। तो यहां बताओ कितना होगा ये वैल्यू, कितना होगा बेटा ये कितना होगा, बोलो भाई पाई आर, बहुत अच्छे पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सेम केस के लिए, डिस्प्ले कितना होगा सीधे लिख सकते हैं 2r। और डायरेक्शन क्या होगी गाइस, डायरेक्शन क्या होगी, क्या ए टू सी, डायरेक्शन क्या होगी अलोंग वेस्ट, अलोंग वेस्ट डायरेक्शन, सीधे। आंसर आया नहीं आया, बोलो भाई। अच्छा अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, है ना क्वेश्चन। बेटा इन दोनों में बड़ा कौन है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बड़ा कौन है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बड़ा कौन है बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ये फोर्थ केस में बड़ा कौन है बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बड़ा कौन है बेटा। अच्छा बहुत बढ़िया। बेटा आप मुझे बताओ क्या आपने यूनिट डायमेंशन चैप्टर पढ़ा है, क्या आपने यूनिट डायमेंशन चैप्टर पढ़ा है, और उस चैप्टर में हमने ये सीखा था कि दो क्वांटिटीज को कंपेयर तभी किया जाएगा जब वो सेम टाइप की होंगी, अरे बोलो हाँ वरना। अब डिस्टेंस तो क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी,
डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या मैं दो अलग क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकता हूं? क्या मैं दो अलग क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकता हूं? बोलो भाई, कांट कंपेयर। हम कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज एक तो है स्केलर और एक है वेक्टर, और वेक्टर में डायरेक्शन भी तो आती है, डायरेक्शन में भी तो आती है। तो बेसिकली हम कंपेयर क्या करते हैं? पर हम कंपेयर तो कर रहे हैं, बड़ा छोटा तो बता रहे हैं, तो हम कर क्या रहे हैं? व्हाट वी आर डूइंग? वी आर कंपेयरिंग द मैग्नीट्यूड। हम क्या कंपेयर कर रहे हैं? वी आर कंपेयरिंग द मैग्नीट्यूड। हम क्या कंपेयर कर रहे हैं बच्चों? वी आर कंपेयरिंग द मैग्नीट्यूड। ठीक है ना? तो क्या लिखा जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस और एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी कंपेयर्ड। मैं भी बात कर रहा हूं मैं मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड तुम कंपेयर कर सकते हो, बट एज अ क्वांटिटी, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी को आप कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज एक स्केलर क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू अ वेक्टर क्वांटिटी। कंपेरेबल है ही नहीं वो दोनों, बाय नेचर कंपेरेबल है ही नहीं। हमने पढ़ा है बेटा। ठीक है ना? ठीक है, ओके बेटा। अब मैं आपको सवाल दे रहा हूं, अब मैं आपको सवाल दे रहा हूं, देखते रहो, समझते रहो। बहुत छोटी छोटी चीजें आपने बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं बेटा। पार्टिक ए टू बी मूव कर रही हुआ, यू आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, यू आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी मूव करने पर, ए टू बी पर क्या डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बराबर है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से? टेल मी गाइस, क्या ए टू बी मूव करने पर डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर है? मैग्नीट्यूड है अब तो। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड सेम है? देखो यार, सीधे सीधे मैग्नीट्यूड। ठीक है सर। अब क्या हुआ, ये पार्टिकल ने यहां पर पलटी मारी, ये पार्टिकल ने क्या किया? यहां पर पलटी मारी, पलटी मारी, और वापस चलने लगा। वापस चला और यहां पर आके रुक गया। यहां पर आकर वो क्या हुआ? स्टे रुका। और कौन सा पॉइंट बेटा? ये सी। तो ए से बी से सी चले। तो मुझे बताओ, डिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज हुआ या कम हुआ? डिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज हुआ या कम हुआ? टेल मी, डिस्टेंस का वैल्यू कम हुआ है या बढ़ा? डिस्टेंस तो इंक्रीज हुआ, डिस्टेंस तो क्या हो गया बेटा? इंक्रीज हो गया। बट डिस्प्लेसमेंट, का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हुआ? कम हुआ। ठीक है ना? डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? कम हुआ। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो गया बेटा? कम हो गया। पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम रही या डिफरेंट हो गई, चेंज हो गई? डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम है या चेंज हो गई? सेम और चेंज? डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम है, चेंज हो गई? कोई बात नहीं। अभी तुम बच्चे हो छोटे छोटे, मैं वही बता रहा हूं, इसलिए ध्यान से देखो, बड़ा ध्यान से देखना। ये ए पॉइंट है, ये अपना बी पॉइंट है ना गाइस? यहां पर ए से बी जब गए थे तो क्या ये डायरेक्शन थी मेरे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की? पहले केस में ए टू बी में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन आ गई। हाँ भाई। अब क्या हुआ, यही मेरा ए पॉइंट है और यही मेरा कौन सा पॉइंट हो गया? सी पॉइंट। यहां पर आ गया ना, कहीं पास में आ गया, ये सी पॉइंट हो गया, मान लो पास में आ गया सी पॉइंट। बट इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में दूरी बताओ भाई, बताओ भाई। डायरेक्शन सेम रही या अलग हो गई? अरे बोलो। अरे पलटी मार के वापस आ गया, मतलब वापस यहीं पर चल गया। ये मत सोचो ये मुड़ा बहुत बड़ी डिस्टेंस है, नेग्लिजिबल है, दिस इज नेग्लिजिबल। तुम भी यार क्या क्या बातें करते हो। मोशन हाँ क्या है? सेम रही, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। तो बोथ डायरेक्शन आर सेम, बोथ डायरेक्शन आर सेम। ठीक है ना? तो एक चीज मुझे समझ में आती है कि हमेशा ही हमेशा डिस्टेंस तो इंक्रीज करेगा और डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा बेटा? आपका कम भी हो सकता है ना? डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है। तो बेसिकली डिस्टेंस का वैल्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू योर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। बोलो भाई, क्या रिलेशन आया नहीं आया बेटा? क्या रिलेशन आया कि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड
इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू योर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, इंपॉर्टेंट थ्योरम। डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, याद रखना, डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है ना गाइस? नो बेटा वैभव ऐसा नहीं बोलेंगे। तो आप इक्वेशन क्या है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू योर डिस्प्लेसमेंट, या तो बराबर होगा या फिर डिस्टेंस की वैल्यू बड़ी होगी, या तो बराबर होगा या फिर आपका डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा बड़ी ही होगी डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, लिख लीजिएगा। इट्स इंपॉर्टेंट कंडीशन, प्लीज राइट इट। चलो आगे चलें, क्या मूव करें? दिखो ना साथ साथ यार, अब इसके स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे मूव कर रहा हूं बिकॉज, ठीक है? तुमको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए मेरे साथ, अब तक तुमको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए मेरे साथ पढ़ने की। तुम्हें कैसे पढ़ाता हूँ, अभी तो बहुत टाइम हो गया पढ़ते हुए तुम्हें। चलो यार, ठीक है ना? अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, अब करते हैं बढ़िया तड़कता भड़कता क्वेश्चन, ठीक है? चलिए लेट्स डू अ वेरी गुड क्वेश्चन नाउ। अरे हैंड राइटिंग पे फोकस कर रहे हैं लड़के यार, हैंड राइटिंग मत देखो तुम लोग, तुम कंसेप्ट देखा करो, ठीक है ना? देखो यार, इट्स अ सर्कुलर ट्रैक, सवाल है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, इट इज अ सर्कुलर ट्रैक, इट इज अ सर्कुलर ट्रैक। क्या बेटा आपका ये सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है ना? See, this is your A point, this is your B point, this is your A point, this is your B point। देख पा रहे हो, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं पर घूमना अलाउड है, A टू B, ठीक है ना? चलिए आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड और ये रेडियस R है, फाइंड रेशियो ऑफ, फाइंड रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइड योर डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, ठीक है? एंड दिस एंगल इज गिवन टू यू एज थीटा। ये एंगल कितना है बच्चों आपका? थीटा एंगल है, दिस एंगल इज योर थीटा एंगल। करो, करिए सब, सॉल्व करो इसको, देख रहे हैं कितने लोग करते हैं। लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन अटेम्प्ट इट। You have 2 minutes to solve. सब लोग करें बेटा सॉल्व। एंगल देखो, एंगल थीटा दे रखा है, द एंगल इज थीटा, और ए से बी
दिस एंगल इज थीटा, ये सेंटर है, ये सेंटर, ओ मान लो सेंटर को चाहो तो। करें बेटा, सब ट्राई करें एक बार। सब लोग प्यारे बच्चों ट्राई करो। ओके, सब लोग कर रहे हैं ना ट्राई? तो बच्चों दो, समय तो खत्म हुआ है, अब समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व इट। चलिए आइए समझते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है ना। सबसे पहले तो मुझे बताओ, यहां पर ध्यान से देखना बेटा, सब ध्यान से देखें। अगर मैं इस पार्टिकल से यहां से जाऊंगा, ए टू बी पॉइंट जाऊंगा, तो सबसे पहले क्या मैं डिस्टेंस लिख सकता हूं? क्या सबसे पहले मैं डिस्टेंस लिख सकता हूं? वो निकाल की कोशिश करते हैं, ठीक है ना गाइस। तो यहां पर हम पहले तो लिखेंगे डिस्टेंस। लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। आप मुझे बताओ यहां से यहां तक में डिस्टेंस कितना होगा? इतना पोर्शन। क्या ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं हम डिस्टेंस के लिए? फॉर्मूला क्या हमने बोलता है इसको हमने? लेंथ। तो लेंथ हमने बोला बेसिकली एल ए बी। तो लेंथ ए बी ये कितना होगा हमारे पास? क्या आर इंटू थीटा के बराबर? क्या डिस्टेंस होगा आर थीटा? मैंने आपका यूज किया ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर, ठीक है ना गाइस। तो वही फॉर्मूला कितना हो गया? एल ए बी इक्वल्स टू आर थीटा। कितना हो गया बेटा? ये एल ए बी इज बेसिकली इक्वल टू आर थीटा। तो हमारे पास क्या होगा? डिस्टेंस हो गया। अब मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो मेरा ए टू बी मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी। मैंने आपको बोला था हम कैसे मूव कर रहे हैं, ए टू बी मूव कर रहे हैं, हमने बोला था आपको। तो ए टू बी मूव करने के लिए क्या इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है, तो क्या ये मेरा होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? यस और नो? ये मेरा क्या होगा बच्चे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। और मुझे इसी का लेंथ निकालना है, सॉरी मुझे इसी का लेंथ निकालना है। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, ध्यान से देखना। उसको सॉल्व करने के लिए व्हाट वी आर डूइंग प्लीज सी वेरी केयरफुली सी। मैं इसको जूम कर रहा हूं। क्या आप इतने पोर्शन को देख पा रहे हो बेटा? कैन यू गाइस सी दिस पोर्शन? अब देखो प्यार से इसको एक जूम कर लो, ठीक है अब सही है ना। ठीक है बेटा, प्लीज ध्यान से देखो इसमें सगलो ट्रैक में। अगर मैं इफ आई मेक अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस लाइन फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए बी लाइन, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां क्या ड्रॉ किया मैंने? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही क्या ये रेडियस आर है, तो क्या ये रेडियस भी आपकी आर है? तो ये एंगल क्या डिवाइड हो जाएंगे दो पार्ट में? क्या ये एंगल थीटा बाई 2 होगा और क्या ये एंगल भी आपका थीटा बाई 2 होगा? हाँ और ना में जवाब देना बेटा, यस और नो। मैथमेटिक्स लगा रहा हूं मैं, बचपन में जो मैथमेटिक्स पढ़ी थी, इतना मैथमेटिक्स पढ़ाया गई हमने, ठीक है। क्या आपको ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है? क्या आपको ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है? ये एम पॉइंट बोल देते हैं, लेट दिस बी एम पॉइंट। क्या आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है? ओ एम बी, ओ एम बी, ओ एम बी। इस ट्राइंगल में देखो क्या 90 डिग्री से, और ये साइड आर है, ये साइड आर है। तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? याद करो भाई, ये तुमने पढ़ा है, मैंने ही पढ़ाया था। ये साइड कितनी आएगी? दिस साइड, इतना सा, इतना पोर्शन कितना आएगा भाई? क्या ये मेरा बराबर आर साइन ऑफ थीटा बाय 2 होगा या नहीं? वेक्टर्स थोड़ा सा याद करो। क्या मेरा ये आर साइन इंटू थीटा बाई 2 बराबर होगा नहीं होगा? यस और नो? इतना पोर्शन। क्या सिमिलरली ये ए एम बी कितना होगा? क्या ये ए एम बी कितना होगा? आर साइन थीटा बाय 2 के बराबर। क्या सिमिलरली आपका ए एम बी लेंथ कितनी होगी? आर साइन थीटा बाई 2 के बराबर। यस और नो? वेक्टर्स में पढ़ाया था हमने आपको ये, अगर ये आर है तो इतना लेंथ और इतना लेंथ निकालना सिखाया था हमने आपको, ठीक है ना गाइस। मैंने बोला था बहुत काम आएंगी लैंग्वेजेस, तो फिजिक्स का लैंग्वेज मैथमेटिक्स। तो ये आर साइन थीटा बाई 2 और ये भी कितना बेटा? आर साइन थीटा बाई 2। तो बेसिकली आपके पास जो ये ए बी का डिस्प्लेसमेंट है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी डिस्प्लेसमेंट कैसे लिख सकते हैं हम? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी कैसे लिख सकते हैं?
क्या ट्वाइस ऑफ आर इंटू साइन ऑफ थीटा बाई टू? यस और नो? कितना होगा बेटा बेटा वैल्यू? 2r साइन ऑफ थीटा बाई टू. So now I have to find the value of distance by displacement. Now what I have to find the value of distance by displacement. Now I have to find the value of distance by displacement. So let us put the magnitudes. वैल्यू लिख दीजिए. कितना आया था बेटा ये? 2r साइन ऑफ थीटा बाई टू आया, और डिवाइड में कितना वैल्यू आया बेटा ये हमारा? r थीटा. कितना वैल्यू आया बेटा? r थीटा. तुम्हारा फाइनल आंसर कितना है? r से r तो कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा बेटा? 1 बाय थीटा, सॉरी 2 है ना, हाँ 2 बाय थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा बाई टू, एंड दिस इज माई आंसर. प्यारे बच्चों ये है मेरा आंसर. दिस इज माई आंसर. So this is how you have to solve the questions. This is how you have to focus on solving the questions. ठीक है guys? देखो भाई, it's a good method. अच्छा सवाल है ये, but it is not the only method. यहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी? आसान काम था डिस्टेंस निकालना, पर डिस्प्लेसमेंट निकालने में आपकी हालत खराब हुई क्या? कि थोड़ा सा ऐसे भी सोचना पड़ेगा. यस, यू हैव टू थिंक लाइक दिस. आपको ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी, ये वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी. ठीक है गाइस? क्या ये तरीका क्लियर हुआ? यस, यही आते हैं एग्जाम में, अच्छे तरीके ही आते हैं. अब ये जो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला है, इसको हमने बोला अपना मेथड 1. हमने कौन सा निकाला इसको? मेथड 1 बोला हमने. यहां पर जो आंसर निकाला दैट इज योर मेथड 1. बट वी हैव अ मेथड 2, मोहित मित्तल मेथड. एम स्क्वायर सर आपको एक मेथड देंगे, मोहित मित्तल मेथड देंगे आपको. देखो क्या, मैं आपके सामने 1 लाइन सोल्यूशन लेके आऊंगा. मैं आपके सामने 1 लाइन सोल्यूशन लेके आऊंगा. ध्यान से देखना, ध्यान से देखना. क्या आप लोग रेडी हैं? आर यू गाइस रेडी? इसी क्वेश्चन को 1 लाइन सोल्यूशन. गाइस आर यू रेडी? सी बेटा, एम स्क्वायर सर मेथड. तो इट इज अ स्मार्ट मेथड. अपन स्मार्टफोन यूज करते हैं, पर स्मार्ट मेथड भी हमको यूज करना चाहिए. देखो भाई, आप मुझे अच्छी सोच के बताना. मैं थोड़ा छोटा भी कर दूंगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. थोड़ा सा बेसिक चीजें पूछूंगा आपसे. क्या ये मेरा ए पॉइंट था? समझा रहा हूं. क्या मेरा ए पॉइंट है? क्या ये मेरा बी पॉइंट है? इसको मैंने ऑरिजिन बोला. दिस माय ऑरिजिन. चलो मैं ऐसा करता हूं, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं, कोई इशू नहीं है. नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं. अरे एम स्क्वायर यार, मोहित मित्तल मतलब एम मतलब एम स्क्वायर. चिक क्या यार, दिल तोड़ दिया तुमने. देखो भाई, आओ भाई, ये हमारा कौन सा पॉइंट है? ए पॉइंट है. कौन सा पॉइंट है? अपना बी पॉइंट है. ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं इसको ऑरिजिन बोल रखा हूं, सेंटर ऑरिजिन मान सकते हैं. क्या मेरा ये फाइनल वेक्टर है? बी वेक्टर. और ये क्या मेरा इनिशियल वेक्टर है? ए वेक्टर. और क्या ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है? अरे बोलो भाई, क्या ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है? हाँ और ना? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं यार? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. याद है तुमने वेक्टर में पढ़ाया था मैंने, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, है ना? और यही मेरा आंसर है. तो क्या लिख सकता हूं मैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर को? और तुम एक चीज ध्यान रखो, क्या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर आपको क्या आर दे रखा है रेडियस के? बोलो भाई, वेक्टर्स.
तो क्या वहां पर सीधे फॉर्मूला पढ़ा था? अगर तुम्हारा एक सी वेक्टर होता है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है ए वेक्टर मैग्नीट्यूड के, तो बराबर आप लिख सकते हैं इसको 2r साइन ऑफ थीटा बाई 2। जितने लोगों को ये याद होगा वो डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, जितने भी बच्चों को ये याद होगा वो डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। वेक्टर ने पढ़ा था, चाहो तो तुम पेज खोल के देख लो अभी। एक सी पढ़ा था नहीं पढ़ा था वेक्टर्स में कि अगर सी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है और आपका बी वेक्टर और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेट टेक इट टू बी आर, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है, मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर मैग्नीट्यूड आता है 2r sin थीटा बाई 2। मैंने कहा था याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा, बट किसी ने याद नहीं किया, किसी ने यूज नहीं किया। डायरेक्ट रिजल्ट है आपके सामने। क्या पढ़ा था? अगर तब पढ़े लिया तो याद नहीं रखेंगे क्या अपन? याद रखेंगे गाइस, ठीक है ना? क्या आपको मेथड समझ में आया? उसको यूज भी तो करना है। याद होने का मतलब ये थोड़ी ना कि हम यूज ही नहीं करेंगे गाइस। गाइस वी हैव टू यूज इट आल्सो। तो अब आपको समझ में आई कि हम फिजिक्स कैसे पढ़ने वाले हैं? चमका नहीं चमका? तो डायरेक्टली आंसर। तो बेटा ये तो हमने डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारे पास। अब तो यार तुम्हें पता है, डिस्टेंस लिख लो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिवाइड कर लो तो तुम कर ही लोगे। तो मेथड टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, मेथड टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट ओवर हियर। क्या ये चमका? चमका तो एक बार फटाफट से लाइक बटन प्रेस करें, फटाफट से लाइक बटन प्रेस करेंगे। अगर चमक गया तो लाइक बटन प्रेस करो बेटा। तो इसलिए मैं बोलता हूं रिवीजन इज द की टू सक्सेस। मेरी क्लास का मोटो ही ये होता है, हमारी क्लास का मोटो कि द रिवीजन इज द की टू सक्सेस। अगर किसी को मेथड नंबर 2 नहीं समझ में आया तो वो नंबर 1 से ही चलाए काम अपना। अगर किसी को ये वाला मेथड नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो देखना। अदरवाइज यू हैव योर मेथड नंबर, कन्वेंशनल मेथड, मेथड नंबर 1 तो है ही। धीरे धीरे शुरुआत हुई है, आप भी ऐसा सोचने लगेंगे, धीरे धीरे आप भी ऐसा ही सोचने लगेंगे, ठीक है ना गाइस? धीरे धीरे, ठीक है ना गाइस? धीरे धीरे सब काम होगा, झटके में कहीं भी काम नहीं होता है, आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? आप सोचे कि आज ही आपको हो जाए तो पॉसिबिलिटी नहीं है। चलिए सर, तो क्या हम आगे मूव कर सकते हैं अब? लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ, और हेडिंग डालेंगे स्पीड एंड velocity. Next heading on your screen is speed and velocity. ठीक है ना guys? Speed and velocity. Okay, आओ write the definitions of speed. पढ़ रखा है हमने। What is speed? Rate of change of distance with respect to time. With respect to time. Rate of change of distance with respect to time is known as your speed. Is known as your speed. क्या बोलते हैं इसको बेटा? स्पीड बोलते हैं, ठीक है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज बेसिकली नोन एज योर स्पीड, ठीक है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज योर स्पीड, ठीक है ना गाइस? एंड स्पीड का फॉर्मूला बेसिकली आप कैसे लिखते हो? बचपन में पढ़ते हुए आए थे, वो चीजें लिखते हैं बेटा। स्पीड का फॉर्मूला फटाफट से, फॉर्मूला फॉर स्पीड दैट इज v बराबर कैसे लिखा गया था बेटा? बचपन में आपने लिखा था your distance by time, distance traveled by time taken, ठीक है ना गाइस? तुमने बचपन में लिखा था नहीं लिखा था? डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, है ना? अब यहां मुझे अच्छी बताओ, स्पीड कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर और वेक्टर? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या होती है?
मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशंस क्या होते हैं, L1T-1। ठीक है, ये अपन पढ़ के आ रहे हैं तो इसलिए इसमें कोई हमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं ज्यादा। अब यहां पर स्पीड के दो टुकड़े किए गए, दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दो टाइप की स्पीड होती है बेटा। एक तो होती है आपकी एवरेज स्पीड। कौन सी स्पीड, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को देखो, एवरेज का सिंबल होता है, दिस इज सिंबल ऑफ एवरेज, दिस इज सिंबल ऑफ एवरेज। तो एवरेज स्पीड is basically equal to your total distance divide में total time, divide में your total time। ठीक है गाइस, divide में your total time and your instantaneous speed, instantaneous स्पीड। कहीं नाम सुना सुना लग रहा है क्या, कहीं नाम सुना सुना लग रहा है क्या, जल्दी बोलो भाई, कहीं नाम सुना सुना लग रहा है क्या। कैलकुलस, 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 डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ds बाय dt। और क्या एवरेज के लिए भी याद किया था कुछ, एवरेज डेल्टा s बाय डेल्टा t। अरे बोलो, डिस्टेंस को हम शो करते हैं s से, डिस्टेंस को शो करते हैं s से, स्पीड को शो करते हैं v से। कुछ याद हुआ, अरे बोलो प्यारे बच्चों, छोटू छोटू टाइम, छोटू छोटू या बड़ू बड़ू, कुछ याद है, यस और नो, ठीक है ना। ओके, तुमसे एक सवाल, तुमसे एक सवाल, तुम्हारी स्कूटी बाइक कार में एक स्पीडोमीटर होता है, तुम्हारी कार में या स्कूटी बाइक में एक स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर। वो क्या शो करता है, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर क्या शो करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड या एवरेज स्पीड, सोच समझ के बताओ, सोच समझ के बताओ, इंस्टेंटेनियस स्पीड या एवरेज स्पीड। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर। बेटा कभी तुम बाइक चलाओ या स्कूटी चलाओ, वैसे तो अभी तुम्हारी अंडर एज हो, भाई पापा चलाए भैया चलाए, तो देखना जैसे ही वो एक्सीलरेटर को बढ़ाते हैं, वो घूम 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 करते हैं, तो एकदम से आपकी निडल घूम जाती है, जैसे कम करते निडल कम हो जाती है। वो तो उसी इंस्टेंट पे स्पीड दे रहा है ना, उसी इंस्टेंट पे स्पीड दे रहा है। तो हमने बोला स्पीडोमीटर बेसिकली देता क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये तो आप कॉमन सेंस से बोल सकते हैं बेटा आंसर, स्पीडोमीटर क्या देगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या ये चीज क्लियर हुई नहीं भाई। तो स्पीडोमीटर गिव्स योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो तुम हल्का सा बढ़ाना, आज जाना, लॉकडाउन खुल जाए, बाहर जाना, घूम के आना, जैसे तुम हल्का सा ये घुमाओगे घू घू, तो गाड़ी भागेगी, एकदम भागी तो उसकी वैल्यू सुई अगर 30 किलोमीटर पर आवर पे थी तो एकदम से 50 पे हो जाएगी, एसी इंस्टेंट पे एकदम से। जो डिजिटल में तो पता चलता ही है, हमको देखने में मजा आता ही है ना गाइस। ये क्लियर है क्या, बाइक एवरेज से चल रहा हूं, बट क्या पूछते हो, बाइक एवरेज से चल रहा हो, स्पीडोमीटर देता ही देता है, ठीक है ना। चलो भाई, चमक गया, चमक रहा है। आओ एक स्टैंडर्ड सवाल करते हैं, नाउ वी विल डू सम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, नाउ वी विल डू सम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। कुछ बढ़िया से सवाल करते हैं जो आप हो सकता है बचपन में करके भी आए हैं। आओ देखो, तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, लेट अस सी सम क्वेश्चंस। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी, और यहां पर आपके पास है कोई पॉइंट सी, यहां पर कोई पॉइंट सी। ए टू सी का डिस्टेंस है S1 एंड डिस्टेंस फ्रॉम सी टू बी इज S2। बेटा ए टू सी का डिस्टेंस है S1, सी टू बी का डिस्टेंस है बेटा S2, और ए से सी जाने का जो टाइम लगा डेट इज योर T1, और ए सी से बी जाने का टाइम लगा डेट इज योर T2। we have to find the value of average speed from A to B।
हमें एवरेज स्पीड निकालना है फ्रॉम ए टू बी। तो गाइस एवरेज स्पीड का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला एवरेज स्पीड का? टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम, डिवाइड में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा? s1 प्लस s2 डिवाइड में t1 प्लस t2। ये हो गया हमारा बेटा आपका सवाल का आंसर। आसान है बेटा, आसान है हार्ड है? बोलो भाई, आसान था? बहुत ही इजी था सर, बहुत ही इजी, बहुत ही इजी, तुच्छ सवाल, तुच्छ सवाल। कोई नहीं यार, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एक दो कर लेंगे, क्या दिक्कत होगी, है ना? कॉपी भरी भरी लगेगी। कोई बच्चा बोलेगा, देखेगा तुम्हारी कॉपी तो कहेगा ओह इतना सारा, वो डर जाएगा, है ना? तो देखो अब यहां पर अगला सवाल, अगला सवाल। तो क्वेश्चन दे रखा है ए टू सी। ए टू सी जब तुम ट्रैवल करते हो, यू अ बॉडी इज ट्रैवलिंग, देखो भाई ओ भाई, हमारी बाइक ट्रैवल कर रही है फ्रॉम ए टू सी, बाइक ट्रैवल कर रही है फ्रॉम ए टू सी विद कांस्टेंट स्पीड v1 in time t1 and c2b with constant speed v2 in time t2, in time t2, ठीक ना? in time t2, find average speed, find एवरेज स्पीड। आप एवरेज स्पीड का वैल्यू निकालिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड बेटा, जल्दी से फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। क्या एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यही होगा? क्या एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यही होगा? हमने बोला कि मान लीजिए ये कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ए टू सी प्लस डिस्टेंस सी टू बी, और डिवाइड में कितना होगा बेटा टोटल टाइम t1 प्लस t2। अब डिस्टेंस मुझे गिवन नहीं है, बट मैं डिस्टेंस कॉमन सेंस से निकाल तो सकता हूं ना यार। तो डिस्टेंस ए टू सी बताऊंगा तो वो डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? v1 जो कि कांस्टेंट है, इंटू टाइम t1। डिस्टेंस सी टू बी कितना है बेटा? आपका वेलोसिटी, सॉरी स्पीड है v2 इंटू t2, दैट इज v2 t2, है ना? ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आपके पास यहां से एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कितना आएगा बेटा? v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइड में t1 प्लस t2। ठीक है गाइस, ये रहा आपका आंसर। दिस इज माय आंसर गाइस। तो कुछ बच्चों ने v1 प्लस v2 बाय t1 प्लस t2 कर दिया है, वो बिल्कुल ही गलत किया उन्होंने। यहां से देखिए, तो आंसर कितना है आपके पास? v1 t1 प्लस v2 t2 बाय t1 बाय t2। ये आपको अगर याद आ रहा हो तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, आपने 9th क्लास में पक्का बच्चों ने सॉल्व किया होगा, है ना गाइस? तो v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइड में t1 प्लस t2 के बराबर। कितने लोगों का सही आंसर आया वो क्लैप करेंगे। ऑल दोस हु गॉट दिस सेम आंसर प्लीज क्लैप, प्रेस ऑन क्लैप बटन, प्लीज प्रेस ऑन क्लैप बटन, प्लीज प्रेस ऑन क्लैप बटन। वेरी गुड, बहुत अच्छा, काफी बच्चों का आंसर ये आ रहे हैं। तो बेटा सब लोग कोशिश करें आंसर्स निकालने की ना, एवरीवन शुड ट्राई टू गेट दीज आंसर्स, ठीक है? नो छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं हुई है,
जेई स्टूडेंट्स अगर छुट्टी, जेई या नीट स्टूडेंट्स अगर छुट्टी की बातें करेंगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। चलिए स्पेशल केस, स्पेशल केस देखो, स्पेशल केस, इफ T1 equals to T2 equals to T, then if T1 equals to T2 equals to T, then बेटा आपको पता है ना सिंबल है ये सिंबल होता है एवरेज का सिंबल होता है, दिस सिंबल ऑफ एवरेज है ना। देन एवरेज स्पीड इज, देन योर एवरेज स्पीड ऑफ हमें कितना आएगा जल्दी बताओ भाई। एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू योर v1 प्लस v2 डिवाइड में 2। ये 2 समझ में आया ना, टी और टी नीचे 2t और यहां से t कॉमन, तो t से t कट गया, 2 बच गया, तो v1 प्लस v2 बाई 2। अगर ये स्पेशल केस है, ये आप लोगों ने पढ़ा है बेटा क्लास 9th में, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल हलवा चीज है, ये गलत नहीं होने चाहिए था आपके आंसर्स बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चंस के, ठीक है गाइस। चलो आगे चलें क्या, लेट अस मूव फॉरवर्ड। हम बिल्कुल 5 मिनट्स मोर पढ़ेंगे, पहले बता दूं मैं 5 मिनट और पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास खत्म, एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद क्लास खत्म। 1 मोर क्वेश्चन, ये कंसेप्ट तभी क्लियर होगा अभी स्टैंडर्ड सवाल होगा। ये क्या हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, हमारी गाड़ी चली गई, सब कुछ वहीं रह गया। ओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हितेश कह रहा है 11 बजे तक पढ़ा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बेटा तुझे की प्रॉब्लम होगी, तू तो चले जाएगा, ऐसा क्या। सवाल देखो यार, नहीं जाएगा, अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो डिस्टेंस एसी देखो यहाँ पर डिस्टेंस एसबी कितना है, डिस्टेंस एसी इक्वल टू S1 विथ कांस्टेंट स्पीड V1, ठीक है। और B2C में देखो डिस्टेंस CB दे रखा है आपको S2 विद कांस्टेंट स्पीड V2। आपने A to C ट्रेवल किया, डिस्टेंस S1 गिवन है और विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ V1, एंड आपने यहां पर CB डिस्टेंस ट्रेवल किया विद कांस्टेंट स्पीड V2 और CB डिस्टेंस इतना S2 है। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड, ये सिंबल होता है एवरेज स्पीड का। बताओ भाई एवरेज स्पीड क्या होगा। नाउ टेल द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। Now solve the value of average speed. करें अपनी कॉपी में करके लिख लो, चाहो यहां पर मत लिखो, करके बाद लिख दो कि सर डन, मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। मुझे पता है काफी बच्चे बिल्कुल सही निकालेंगे, आसान से क्वेश्चन है, these are very very simple questions। आप लिखकर डन कर दो, आंसर मत लिखो। मुझे लगता है बस काफी बच्चों का आंसर आ गया है, यस। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा S1 प्लस S2 डिवाइड में टाइम कितना होगा T1 प्लस T2, बट हमको यहाँ पर टाइम नहीं पता, तो T1 कैसे निकालेंगे बेटा, T1 कितना निकलेगा क्या S1 बाय V1, और T2 कैसे निकलेगा बेटा S2 बाय V2। तो इसका यूज करते हुए यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन क्या आएगी बेटा, ध्यान से देखेंगे S1 प्लस S2 डिवाइड में S1 बाय V1 प्लस S2 बाय V2। क्या हमारे पास ये वैल्यू आएगा नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा। अब इसका भी स्पेशल केस, तो देखो ये कितने लोगों का सही आया, क्या आप लोगों का बच्चों यही आंसर आया जिसने डन लिखा था, जिसने डन लिखा था क्या उसका यही आंसर आया है, हाँ ना, बहुत अच्छे। अब इसी का स्पेशल केस, इसी का एक स्पेशल केस देखेंगे बेटा। इफ S1 equals to S2, if S1 equals to S2 equal to S, then एवरेज स्पीड बताओ कितना होगा बेटा, देन एवरेज स्पीड कितना होगा जल्दी बताओ भाई, देन योर एवरेज स्पीड बताओ भाई कितना होगा, क्या इस फॉर्मूला पुट कर दीजिए,
तो यहां पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम, S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S पुट करना है, तो ऊपर तो आ गया 2S, नीचे क्या हो गया S कॉमन आ जाएगा, तो 1/V1 प्लस 1/V2, तो यहां से S कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी होगी 2 डिवाइड में क्या V1 प्लस V2 डिवाइड में V1 V2, एलसीएम लेना आता है हमको, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 V1 V2 बाय V1 प्लस V2, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, इट विल बी माय फाइनल आंसर, ठीक है ना गाइस। और इन फाइनल रिजल्ट्स को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज दिस रिजल्ट्स एज योर डायरेक्ट रिजल्ट्स, क्योंकि ये आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं बेटा, ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं आपके, इसे आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इन योर एग्जाम्स, ठीक है ना गाइस। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए प्यारे बच्चों हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम शुरू करेंगे अपना वेलोसिटी के से, नेक्स्ट टर्न पे हम शुरू करेंगे वेलोसिटी से, और फिर हम एंटर कर जाएंगे पूरा मोशन इन 1D, और बिंदास बढ़िया हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे सवाल। तो आपको रिवीजन करके आना है बच्चों, प्यारे बच्चों कल क्लास है, आपको रिवीजन आपका हो जाना चाहिए, किस चीज का ध्यान रखें, कैलकुलस का और वेक्टर का, कैलकुलस और वेक्टर रोज पढ़ें, कैलकुलस वेक्टर रोज पढ़ें बच्चों, ठीक है ना गाइस।